हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन लूथरा एंड वेलकम टू सी रमन लूथरा क्लासेस। आज हम पीएफआरडीए ग्रेड ए के मेंस के एग्जाम का डिस्कशन करने के लिए हैं कि एग्जाम कैसा आया और उसके प्रोबेबल आंसर्स क्या है। सो हमारा इस वीडियो की अप्रोच यही रहेगी कि मैं आंसर की को कमेंट में पिन कर दूंगा और जो भी कीवर्ड्स है क्वेश्चन के आपको वो बताना है और आपके हिसाब से क्या आंसर है वो बताना है। इसके अंदर सबसे बड़ा थैंक्स है, कुछ स्टूडेंट्स ने ना मेरे को डायरेक्टली एक पूरी लिस्ट भेज दी क्वेश्चन की, 49 क्वेश्चंस की। तो उन क्वेश्चन से मेरे को बड़ी हेल्प मिली फॉर्मुलेट करने में। ठीक है, आज की हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। अपने इनपुट्स आपको कमेंट्स में जरूर देने हैं। चलो, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी पे इस बार क्वेश्चन आया, डायरेक्टली क्वेश्चन आया बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस बना के, और उसमें सीधा 3 रेशियोज पूछ ली गई। रेशियो एनालिसिस के ऊपर 5 क्वेश्चन आए, एक ही चैप्टर से 5 क्वेश्चन आ गए। जो कमी पुराने एग्जाम्स में थी वो सारी कमी पूरी कर दी गई इस एग्जाम के अंदर। रेशियो एनालिसिस से पहला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन आया, जिसके अंदर बैलेंस शीट में आपको करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी दिए थे, आपको ऐड करके बस करंट रेशियो निकाल के दिखानी थी। आई गेस सबका आंसर ठीक है। ये आया 3.06 टाइम्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये। सेकंड क्वेश्चन उसमें था एसेट कवरेज रेशियो निकालने का। ये एसेट कवरेज रेशियो इंडिया के अंदर नहीं निकाली जाती, ये निकाली जाती है यूएस कंपनीज के लिए जो एसईसी में फाइलिंग करते हैं। एसईसी क्या है सर? ये जैसे इंडिया के अंदर सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, यूएस के अंदर सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन है एसईसी, उसके अंदर फाइलिंग करने का रिक्वायरमेंट है आपको एसेट कवरेज रेशियो निकालना है। सर ये आपको कैसे पता है? क्योंकि मैं कुछ यूएस फंड का ऑडिट करता था, इसलिए मुझे पता है। आपको ये पता नहीं होना चाहिए, मतलब कम ही लोगों को पता होगा। एसेट कवरेज रेशियो हमारे पार्ट में नहीं है। आप आईसीआई का मटेरियल, आईसीएमआई का मटेरियल, आईसीएसआई का मटेरियल, किसी का भी आप मटेरियल उठा के देख लो, आपको ये रेशियो नहीं मिलेगी। ये जिसने भी क्वेश्चन उठाया थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन उठाया, बट इस रेशियो का मतलब लॉजिक क्या है वो चेक करना चाहती है। रेशियो जब बताना चाहती है कि आप अपनी डेट को कितना कवर कर रहे हो अपने एसेट से। और डेट का मतलब हमने जब भी अपने लेक्चर्स लिया, अगर कहीं पे डेट लिखा है तो उसको हम लॉन्ग टर्म डेट बोलते हैं। बट इस केस के अंदर, क्योंकि ये इंडिया की रेशियो नहीं बाहर की रेशियो है, ये डेट को टोटल डेट मानते हैं। और टोटल डेट के अंदर ये करंट लाइबिलिटीज को नहीं लेते। टोटल डेट के अंदर करंट लाइबिलिटीज को नहीं लेते। मतलब ये डेट जो इनका मानना है डेट का, वो है कि करंट लाइबिलिटीज में जो ट्रेड वाली लाइबिलिटीज है उनको हटा दिया जाए। डेट के अंदर आप बोरोड पैसा लो, सिर्फ बोरोड पैसा लो जो अपने बिजनेस करने के लिए लिया है। करंट लाइबिलिटीज वाला पैसा मत लो। करंट लाइबिलिटीज मतलब कोई ट्रेड पेबल है, किसी को आपने एडवांस ले रखा है बिजनेस करने के लिए छोटा मोटा, वो मत लो आप। तो इसके अंदर टोटल डेट को ऐसे डिनोट किया गया, आपके शॉर्ट टर्म डेट प्लस लॉन्ग टर्म डेट जो भी है उसको माना गया जो अपने पैसा बोरो करने के लिए है। उसको हम कंपेयर करेंगे एसेट, बट उस एसेट्स में से हम इनटेंजिबल एसेट्स को निकाल देंगे और साथ में करंट लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर देंगे। इन्होंने बोला जो हमारा एसेट है उसके अंदर इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू नहीं है। ये रेशियो ने प्रिज्यूम किया कि इनटेंजिबल एसेट्स की कोई वैल्यू नहीं है, पहले एसेट्स में से उसको रिड्यूस करो और उसके बाद करंट लाइबिलिटीज को पे ऑफ करो इसमें से। अब जो बचा वो बताएगा कि वो एसेट्स कितना कवर कर रहे हैं हमारी डेट को। डेट का मतलब टोटल डेट, लॉन्ग टर्म डेट पर शॉर्ट टर्म पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। बात समझ में आती है? ठीक है, तो ये सबका गलत हुआ होगा। काफी कम बच्चे अटेम्प्ट कर पाए होंगे। अगर ऊपर इजी फिगर दी होगी, टोटल एसेट इजी फिगर दे रखी होगी और टोटल डेट एक अलग फिगर दे रखी होगी, तो कुछ बच्चे अटेम्प्ट कर पाए होंगे। अभी तक किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया, मेरे को ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। किसी ने मेरे को देखो फिगर भी नहीं बताई, क्या फिगर आनी चाहिए वो भी आपको बतानी है कि ऊपर क्या फिगर आनी चाहिए, नीचे क्या फिगर आनी चाहिए। इसके पूरे की पूरी वैल्यूज आप मेरे को भेजो। क्या बात है, क्या बात है सर, आपने क्या किया? यही किया बेटा, यही किया। थर्ड क्वेश्चन आया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये क्वेश्चन क्या है? जब स्टूडेंट मेरे से डिस्कस कर रहे थे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो हर एक बच्चे ने बोला कि क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ था। जैसे ही उसने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोला, वैसे ही दिल दर्द हो गया मेरा। प्रॉफिट एंड आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से आप कैपिटल, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हो क्या? नहीं। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है? आपने कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है एक बिजनेस के अंदर, उस पर आप कितना रिटर्न जनरेट कर रहे हो। आप कौन सा पैसा इन्वेस्ट करते हो? खुद का, इक्विटी का, प्लस कुछ डेट भी तो इन्वेस्ट करते हो ना, वो भी तो कैपिटल है, कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब आप इस पूरी कैपिटल का अगर रिटर्न निकाल रहे हो तो उसके अंदर इंटरेस्ट का पार्ट भी तो आना चाहिए।
अगर मैं डिबेंचर से पैसा रेज करके कुछ अर्निंग कर रहा हूं, मैं डिबेंचर्स को कैपिटल एम्प्लॉयड में इंक्लूड कर रहा हूं, तो उसके रिटर्न भी तो मैं इंक्लूड करूंगा ना, जो मैंने उससे रिटर्न कमाए। तो इसके अंदर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं आता, इसमें नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। ओए होए होए। इसका मतलब है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आपको ये लॉजिक समझ में आना चाहिए। ये मैंने एक 10 मिनट की वीडियो यूट्यूब पे डाल रखी है, बाय चांस वो हमारे कोर्स का पार्ट है, बट मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल रखी है जहाँ पे मुकेश अंबानी के बेटे का और आपको एग्जांपल लेके मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को समझाया। तो इसके अंदर यूज होता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसको बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको हमने बिफोर इंटरेस्ट क्यों लिया? क्योंकि हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड में दोनों पोर्शन है, शेयर होल्डर्स फंड भी है प्लस कुछ इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज, फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स भी है। अगर हम इसका रिटर्न निकाल रहे हैं कि हमने स्पेसिफिक कितना रिटर्न कमाया, तो ऑब्वियसली वो बिफोर इंटरेस्ट होगा ना, वो बिफोर इंटरेस्ट होगा। और अगर टैक्स देना तो हमने उसको 1 - t नेट ऑफ टैक्स कर दिया। इसको बोलते हैं हम नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का ये फॉर्मूला है, कवर्ड कोर्स के अंदर कवर्ड है, ये इजी क्वेश्चन है। इसकी फिगर्स आपको बतानी है क्योंकि सबने मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर बताई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया रेशियो एनालिसिस पे, बेसिक क्वेश्चन। इसमें दे रखा था अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स टू सेल्स। इसको कौन सी रेशियो बोलते हैं? इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे 10 मिनट का लेक्चर हमने बाय चांस बना रखा था, जो कि आपको ये आना चाहिए। जिसने भी वो लेक्चर देखे, 10 मिनट का लेक्चर देखा होगा, उसका क्वेश्चन सही हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, यही मुकेश अंबानी वाला लेक्चर है ये। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन आया आपका, एवरेज एज ऑफ रिसीवेबल्स। एवरेज एज ऑफ रिसीवेबल्स क्या बोलता है कि आपने पैसा उधार पे दे रखा है, मतलब आपके डेटर्स हैं, आपको कितने कितने दिन में पेमेंट करते हैं, इसका ये मतलब है, रेशियो का ये मतलब है। तो निकलती कैसे है? पहले हम डेटर टर्नओवर रेशियो निकालते हैं। डेटर टर्नओवर रेशियो में ऊपर हम क्रेडिट सेल्स लेते हैं और ऑन एन एवरेज हमारे कितने रिसीवेबल बैलेंस शीट पे पड़े रहते हैं पर डे के ना, हमारे कितने रिसीवेबल्स पड़े रहते हैं। तो क्रेडिट सेल्स हमारी कितनी है? 72 लाख की पूरे क्या कहते हैं साल में, और 12 लाख के हमारे नॉर्मल डेटर्स अवेलेबल रहता है, मतलब 12 लाख का मेरे को पैसा लेना रहता है। तो डेटर टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स है। अब इस 6 टाइम्स को आप डेज में कन्वर्ट करोगे, मतलब मेरे को 6 बारी में पैसा मिलता है पूरे साल के अंदर, तो हर 60 डेज में मिल जाता है। आप इसको करोगे 360 डेज में, हर 6 बार मेरे को पैसा मिलता है, तो मतलब 60 डेज में मेरे को पेमेंट आ जाती होगी। इसका ये मतलब है एवरेज एज ऑफ रिसीवेबल जनरली 60 डेज के बाद मेरे को पेमेंट आ जाती है। बात समझ में आती है? इजी क्वेश्चन, कवर्ड क्वेश्चन, सिलेबस के अंदर से क्वेश्चन। ठीक है, 6th क्वेश्चन आया AS10 पे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। हर बार क्वेश्चन आ रहा है इसमें से। इसमें बोला गया डेप्रिसिएबल अमाउंट। डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या होता है? कोई भी एक एसेट है उसको आप डेप्रिशिएट करोगे, एक एसेट में से उसकी सैल्वेज वैल्यू निकाल दो, जो बचा वो डेप्रिसिएबल अमाउंट है। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपी का एसेट है, 10 रुपी उसकी सैल्वेज वैल्यू है, एंड में रियलाइज करता है, सो 90 रुपीज इज द डेप्रिसिएबल वैल्यू, डेप्रिसिएबल अमाउंट। अब वो कह रहा है इस डेप्रिसिएबल अमाउंट को आप कैसे डिवाइड करते हो उसके रेस्ट ऑफ द ईयर्स में, तो उसको बोला जाता है सिस्टमैटिक बेस। सर ये सिस्टमैटिक बेसिस क्यों? एक टाइप ऑफ एसेट का उसका खुद का तरीका होता है यार डेप्रिसिएशन चार्ज करने का। जैसे अगर कोई एसेट ओवर द इयर्स सेम बेनिफिट देने वाला है, तो हम उसको स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिशिएट करते हैं, वो उसका सिस्टमैटिक बेस है। अगर कोई एसेट स्टार्टिंग में ज्यादा बेनिफिट देने वाला है और एंड तक आते आते कम बेनिफिट देगा, तो उस केस के अंदर हम WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से उसको डेप्रिशिएट करते हैं, वो उसका सिस्टमैटिक बेस है। अगर कोई एसेट अपने यूजेज के हिसाब से मतलब बेनिफिट देगा, अगर आप ज्यादा यूज कर लोगे तो वो जल्दी डिप्रिशिएट हो जाएगा, तो हम कहते हैं, अगर इसमें एग्जांपल ले, अगर कोई मशीनरी केपेबल है 1 लाख यूनिट्स बनाने के लिए, सिर्फ आपने फर्स्ट ईयर में 50,000 यूनिट्स बना लिए, तो उसका आप 50% डिप्रिशिएट कर दो, सिस्टमैटिक बेस है ना। तो इसका आंसर होना चाहिए सिस्टमैटिक बेस। इसके अंदर बड़े सारे ऑप्शन थे, WDV SLM, वो आप ऑप्शन नहीं करने थे, सिस्टमैटिक बेस आपको लगा के आना था। ठीक है, एक क्वेश्चन आया शेड्यूल 3 से, हर बारी क्वेश्चन आता है, हर बारी क्वेश्चन आता है। ये अभी कल परसों जो मैंने वीडियो बनाया तभी बोला कि शेड्यूल 3 पढ़ के जाना है, फॉर्मेट को पढ़ के जाना है। तो उन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग
चीजें दे दी गई, कौन कौन सी चीजें करंट लायबिलिटी नहीं है। अब करंट लायबिलिटी जिसको हमें 12 महीने के अंदर पेमेंट करनी पड़ती है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इज नॉट अ करंट लायबिलिटी। अगर आपने फॉर्मेट पढ़ा है शेड्यूल 3 का, तो उसके अंदर स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि करंट लायबिलिटी ने इसको अलग से शो करते हैं अब हमारे नॉन करंट लायबिलिटीज में। ठीक है, एक क्वेश्चन आया आपका अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। उन्होंने बोला अगर आपका AS13 से पहला क्वेश्चन आया है, बट इजी क्वेश्चन है। उन्होंने बोला अगर कोई इन्वेस्टमेंट है जो 12 महीने के अंदर हम रियलाइज कर लेंगे, तो उसको कौन सी इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा? मार्केटेबल सिक्योरिटीज बोला जाएगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा, लिक्विड इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऐसे बोला जाएगा। तो इसका आंसर है करंट इन्वेस्टमेंट। जो आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती है वो 3 मंथ्स के अंदर रियलाइज होती है। 12 मंथ्स का इसमें टाइम दे रखा था, 1 ईयर 12 मंथ्स का। तो इसका करेक्ट आंसर है करंट इन्वेस्टमेंट। एक और कोई क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन था कि करंट असेट की डेफिनेशन पूछी हुई थी। ऐसा कोई क्वेश्चन था या नहीं था? अगर था तो कमेंट कर देना। तो करंट किसी बच्चों ने बोला हुआ था कि करंट एसेट की डेफिनेशन बोली हुई थी और उसमें लिखा हुआ था कि 12 मंथ्स में रियलाइज हो जानी चाहिए। मेरे को लग रहा है ये और करंट इन्वेस्टमेंट का एक ही क्वेश्चन है, कंफ्यूज कर रहे हैं। अगर अलग अलग क्वेश्चन था तो बता देना, मैं इसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, सो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के अंदर आपका एक क्वेश्चन गलत करना अलाउड है, असेट कवरेज रेशियो। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए। ओके, हम नीचे चलते हैं कॉस्टिंग के बारे में बात करते हैं। कॉस्टिंग के अंदर बड़ा अजीब सा पेपर आया और कॉस्टिंग के अंदर कोई न्यूमेरिकल नहीं आया इस बार। उन्होंने ज्यादा फोकस किया डेफिनेशंस पे। पहली बात है कि आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग, ये कॉस्ट के इंट्रोडक्शन का ही टॉपिक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप क्या नहीं है? कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन करेक्ट आंसर है। कॉस्ट रिडक्शन कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप में नहीं आता। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव हो सकता है कॉस्ट रिडक्शन, बट मेजर ऑब्जेक्टिव, मेजर चीज कॉस्ट रिडक्शन नहीं होता। आप कॉस्ट को कंट्रोल करके चलते हो, चेक लगा के चलते हो। ऑन द अदर हैंड कॉस्ट रिडक्शन का आता है एनी हाउ, कुछ नहीं देखना हमें, आप कॉस्ट को रिड्यूस करो। कॉस्ट अकाउंटिंग का कभी ये मतलब नहीं होता कि आप कॉस्ट को रिड्यूस करो। बात समझ में आती है? सो कॉस्ट रिडक्शन इसका आंसर था। इसको हमने अपने नोट्स में पढ़ा पोपटलाल और जेठालाल जैसे। ओके, 10th क्वेश्चन आया। 10th क्वेश्चन हमारा कॉस्ट की अकाउंटिंग की डेफिनेशन के ऊपर था। उन्होंने डेफिनेशन दे दी थी। डेफिनेशन के कीवर्ड्स क्या दिए हुए थे आपको वो बताना है मेरे को, कि कीवर्ड्स क्या लिखे हुए थे। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग कुछ ऐसा दे रखा था, नहीं दे रखा था? तो बच्चों ने जो आंसर बोला वो कॉस्ट अकाउंटिंग ही बोला। आपको इसके कीवर्ड्स बताना है जिससे समझ में आ जाए कि डेफिनेशन यही थी। इसके अंदर अलग अलग टाइप की आपको मतलब जो क्वेश्चन दे रखे थे ना, ऑप्शंस, वो भी बड़े ही मतलब कंफ्यूजिंग थे। एक कॉस्टिंग दे दी, कॉस्ट अकाउंटिंग दे दी, और भी मतलब बड़े कंफ्यूजिंग आंसर्स थे। तो इसके कीवर्ड्स आपको शेयर करने हैं मुझसे। ठीक है, एक और कॉस्टिंग के इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन था कि मॉडर्न वर्ल्ड की डिमांड क्या है, कौन सी अकाउंटिंग मॉडर्न वर्ल्ड की दुनिया करती है। डिसीजन पर्पस के लिए कौन सी अकाउंटिंग की जाती है? वो होता है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। डिसीजन पर्पस के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है? कॉस्टिंग, किसी प्रोडक्ट की, किसी सर्विस की कॉस्ट निकाल के बताता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है? आपकी बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस हिस्टोरिकल बेसिस पर रिकॉर्ड करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सबको मिक्स करके कि आगे जाके क्या डिसीजन लेना है, कौन सा बिजनेस करना है, कौन से मार्केट में एंटर करना है, प्रोडक्ट बनाना है कि नहीं बनाना, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग करता है। तो डिसीजन पर्पस के लिए हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट है ये। बात समझ में आती है? परफेक्ट। कीवर्ड्स इसके भी बताने हैं आपको, सबके बताने कीवर्ड्स, जो क्वेश्चन के याद है बता दो। एक क्वेश्चन आया इजी क्वेश्चन, केजन के ऊपर क्वेश्चन आया। केजन का मतलब ही कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट है। अब केजन के कुछ प्रिंसिपल्स दे रखे हैं और बोला कि कौन सा एक प्रिंसिपल नहीं है। इजी क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए जाता है। ये किसी इंप्लॉइज के स्किल्स के ऊपर बात नहीं करता। सो इसका ये प्रिंसिपल नहीं है कि सारे के सारे अनस्किल्ड इंप्लॉइज हो। इसका करेक्ट आंसर है अनस्किल्ड इंप्लॉइज के बारे में कोई बात नहीं करता, वो प्रिंसिपल नहीं है केजन का। ठीक है, एक क्वेश्चन आया इजी क्वेश्चन ये भी। इसके अंदर बोला गया कि कस्टमर स्पेसिफिक अगर कोई रिक्वायरमेंट आती है तो हम कौन सी कॉस्टिंग लगा के उसकी प्राइसिंग डिसाइड करते हैं? तो वो है जॉब कॉस्टिंग। कोई स्पेसिफिकली अगर कोई अपनी कार को रिपेयर करने के लिए आया तो वो जॉब कॉस्टिंग यूज करेगा ना, क्या पता उसकी कार में क्या क्या खराब है। सबके लिए डिफरेंट कॉस्टिंग होंगी ना, कि आपकी कार तो बहुत ही खराब है, कोई दूसरा बंदा है उसकी कार एकदम सही थी, थोड़ी सर्विस करी दे दी, उसकी बिलिंग कम आई होगी। सो जॉब कॉस्टिंग के अंदर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बात करी जाती है। ठीक है,
कोई कोई लहंगे लड़कियां बनवाते बहुत हैवी हैवी 2-2 लाख के 2.5 लाख के। कोई कहते कि नहीं नहीं नॉर्मल सा कोई बढ़िया सा सेकंड हैंड मिल जाए तो बढ़िया काम चल जाए, है कि नहीं? क्यों पैसे इतने वेस्ट करने? ओके जी, ओके जी, ओके। फाइनेंस का क्वेश्चन, फाइनेंस के क्वेश्चन हर बारी फाइनेंस के को टॉपिक से नहीं, फाइनेंशियल अवेयरनेस से आ रहे हैं। तो जो भी सेबी का एग्जाम देने वाला है, आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस को फॉलो करना स्टार्ट करना है अभी के अभी। इसका लेटेस्ट एग्जांपल फाइनेंस के ऊपर है। एक क्वेश्चन आया इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम के ऊपर। ओहो हो, आई गेस 1 महीने पुराना भी नहीं है। इसका लेक्चर भी इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम का मैंने जो फ्री फाइनेंशियल अवेयरनेस की सीरीज स्टार्ट करी थी, जो इस फ्राइडे से फिर से रिज्यूम कर दी जाएगी, उसके ऊपर क्वेश्चन आ रखा है। पहला क्वेश्चन ही उसके ऊपर है, इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम जो है वो किस पे अप्लाई नहीं करती। आप इसकी अगर स्कीम खोल के देखोगे, एक ही पेज की स्कीम है, उसमें दे रखा है कि सारी एनबीएफसी पे अप्लाई करती है। एक ब्रैकेट में दे रखा है एक्सक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, एक्सक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस करनी। एकदम ही लेटेस्ट न्यूज है। आई गेस मुश्किल से 1 महीने पुरानी न्यूज है ये। परफेक्ट, मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया तो तभी सबको पता है। 15th क्वेश्चन आया फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर। हमारा इमरजेंसी लाइन ऑफ क्रेडिट आई गई, तो उसकी गारंटी कौन देता है? उसकी गारंटी किसने दी है? नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी, इन्होंने गारंटी दी है। जो भी मेंबर्स लेंडिंग एमएलआईज है, मेंबर्स लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है, जो इसके अंदर ईसीएलजी मतलब इसके अंदर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी में पैसा दे रहे हैं कि भाई हमें डिमांड क्रिएट करना है ना पैंडेमिक के बाद, जो भी इसमें पैसा दे रहे हैं, अगर आपका पैसा डूबता है, बिजनेस पे नहीं कर पाते, तो इसकी गारंटी आपको दे रहा है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट। तो बैंक को कोई लॉस ही नहीं। बैंक से क्या, अगर बिजनेस नहीं पे कर पाएगा तो गवर्नमेंट पे कर देगी इधर से। परफेक्ट, इजी क्वेश्चन चर्चा में है, इजी क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन आया स्टूडेंट ने मेरे को फोन किया, सर टॉबिन टैक्स क्या होता है? मेरे को पता ही नहीं टॉबिन टैक्स क्या होता है। मैं कहा ये कौन सा टैक्स है, मैं सीए, मेरे को टैक्स ही नहीं पता। ये बच्चे ने मेरे को जज कर लिया, मैंने अपने आप को भी जज कर लिया कि यार मेरे को टैक्स नहीं पता। फिर मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा। इंडिया के अंदर कोई टॉबिन टैक्स ही नहीं है, बाहर का क्वेश्चन उठा उठा के दे रहे हैं। टॉबिन टैक्स का मतलब, जो मतलब स्कॉलर था जिसने टॉबिन टैक्स दिया, उनका नाम भी टॉबिन ही था, तो उन्होंने बोला कि भाई कुछ स्पेकुलेशन एक्टिविटी होती है, तो उसमें ना कुछ फॉरेन करेंसीज में कुछ स्पेकुलेशन होता था, तो उसके ऊपर ये टैक्स लगाया गया था कि जब भी फॉरेन करेंसी की एक्सचेंज परचेज एंड सेल होगी, तो उसके ऊपर हम कोई टैक्स लगा देंगे ताकि स्पेकुलेशंस कम हो। तो इसीलिए टॉबिन टैक्स लगाया गया था। टॉबिन टैक्स, तो इसका आंसर है कि जब ये स्टार्ट हुआ था तो फॉरेक्स के रूप में स्टार्ट हुआ था, फॉरेक्स के ऊपर टॉबिन टैक्स लगाया गया था। बात समझ में आती है? तो इंडिया के अंदर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी लगता है जब सिक्योरिटीज का सेल परचेज करते हो। वो भी तो सेल परचेज के ऊपर ही है ना, वो भी तो स्पेक्यूलेशन रोकने के लिए बनाया गया होगा, ऐसा कुछ बोला। तो टॉबिन टैक्स का अगर आप पढ़ोगे इंटरनेट पे जाके, तो उन्होंने लिखा हुआ है इंटरनेट पे कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स इज अ काइंड ऑफ टॉबिन टैक्स, कि आप सिक्योरिटीज को सेल परचेज करो स्टॉक मार्केट पे, तो उस पर एक टैक्स देना पड़ता है। अगर आपको हर बार टैक्स देना पड़ेगा एक ट्रांजेक्शन के ऊपर, तो आप कहोगे ना कम स्पेकुलेशन होगी यार, जब भी मैं ट्रांजेक्शन करने जाऊं, खरीदने बेचने जाऊं, जितनी अगर एक बंदा 100 बार ट्रांजेक्शन कर रहा है, स्पेकुलेशन के अंदर जल्दी जल्दी ट्रांजेक्शन करनी होती है ना। ऑन द अदर हैंड कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, वो एक ही बार ट्रांजेक्शन कर रहा है 10 साल में, तो टैक्स जो रेगुलर ट्रांजैक्शन कर रहा है उसके ऊपर ज्यादा लगा ना सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, तो स्पेकुलेशन कम करने के लिए लाया गया था। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, से हमारा जो एसटीटी आया था उसका पर्पस ये नहीं था। कुछ मॉरिशियस रूट थे, कैपिटल गेन्स को बचाने के लिए वहां से ट्रांजेक्शन होते थे, तो पी चिदम्बरम जी लेकर आए थे। उसका टॉबिन टैक्स से कोई लेना देना नहीं है, पता नहीं क्यों लिखा हुआ है ये ऑनलाइन। उसका इंटेंट कुछ और था, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कैपिटल गेन को कुछ बचाने के लिए वो मॉरिशियस रूट से आते थे, जो आपका वोडाफोन ने भी किया हुआ है। चलो बात को हम छोड़ देते हैं। एक और क्वेश्चन आया 17 फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर, फिर से क्वेश्चन। उन्होंने बोला अगर गोल्ड बॉन्ड, गवर्नमेंट गोल्ड बॉन्ड जो इशू करती है उसको रिडीम करते हैं, तो उसके अंदर कौन से प्राइस पे वो रिडीम होता है? तो लास्ट प्रीवियस, जब आप रिडेम्पशन की बात करोगे, लास्ट प्रीवियस 3 बिजनेस डेज का सिंपल एवरेज लिया जाएगा, उस वैल्यू पर रिडीम करा जाएगा। बात समझ में आती है? इजी क्वेश्चन जो पढ़ रहा है फाइनेंशियल अवेयरनेस को। ठीक है, एक क्वेश्चन आया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी पे।
उन्होंने बोला अगर वायबिलिटी गैप फंडिंग अगर कोई गवर्नमेंट करती है, कोई प्रोजेक्ट्स जो कि जस्टिफाइड है जिन्होंने उतना एक्सपेंडिचर किया है, कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, बट वो इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा क्योंकि कुछ कंडीशन है गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट को समझ में आती है कि यार ये है ना, मतलब जो पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइज ने जो काम किया है वो इससे अच्छा रिटर्न नहीं कमा पा रहे, तो गवर्नमेंट कुछ ग्रांट देती है। तो वो कितनी ग्रांट दे सकती है? मैक्सिमम मैक्सिमम ग्रांट दे सकती है 20%। ये 40% भी हो सकता है, बट उसमें बड़ी सारी कंडीशंस है। तो आपका आंसर सिर्फ 20% ही आएगा। एक्ट में जो भी रूल्स है इसके, वहां पे 20% ही दे रखा है। ठीक है जी, आंसर है 20%। वायबिलिटी गैप, वायबिलिटी इज प्रॉफिटेबिलिटी, उसके गैप को फंड करती है गवर्नमेंट। आप परेशान में तो प्राइवेट वालों ने अगर पैसे लगाए तो हम आपको ऐसे लॉस में नहीं जान देंगे, आपको हम ग्रांट दे देंगे। ठीक है, मैक्सिमम कितना? 20%। ओके, सो इनकम टैक्स के टीडीएस के ऊपर एक सेक्शन आया, जिससे भी एमसीक्यू का भी कोर्स ले रखा था, मैंने उसमें भी ये फाइल को शेयर कर दिया था 4-5 दिन पहले। उसके अंदर सारे के सारे सेक्शन नंबर्स टीडीएस के इंक्लूड कर रखे थे, चालान नंबर सब कुछ। तो उसके अंदर 194 आईए इज इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लगता है। सर ये कैसे इंपॉर्टेंट है? आपके जो टैक्सेस है, टीडीएस का मतलब क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स आपकी इनकम लगनी चाहिए अगर आप इनकम जनरेट कर रहे हो, बट ये टैक्स इनकम की बात ही नहीं करता। वो कह रहे हैं अगर आप प्रॉपर्टी को खरीद रहे हो तो आप टैक्स काट दो। खरीदने बेचने पे टैक्स करने लग गया अब। ये इनकम पे नहीं, खरीदने बेचने पे लगा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को थोड़ा सा चेक रखना है, तो इसलिए लग गया है। इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। कुछ टाइम पहले आया था, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इमूवेबल प्रॉपर्टी पे भी टैक्स काटना पड़ता है। 50 लाख की अगर ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो, 50 लाख की ट्रांजेक्शन सेल परचेज की हो रही है, तो 194 आई ए के अंदर टैक्स कटता है। तो इसका आंसर था इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन नंबर दे रखा था, आपको बताना था कि किसके ऊपर ये टैक्स लगता है, ये सेक्शन किस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के ऊपर लगता है। ओके जी, ओके जी, ओके जी। बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर क्वेश्चन आया कि कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट अ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो डिबेंचर सीधा सीधा दे रखा था, ऑप्शंस दे रखे थे, फॉरवर्ड फ्यूचर दे रखा था। सीधा सीधा जिसको भी पता है इसका बेसिक, डिबेंचर को मार्क करके आया। डिबेंचर कोई डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट नहीं है, डेरिवेटिव अपनी वैल्यू कहीं से डिराइव करते हैं। अगर यही कोई डिबेंचर फंड इंडेक्स पे लिस्टेड होता, कि जो अपनी वैल्यू अंडरलाइन बड़ी सारी कंपनी को डिबेंचर से निकालता, कोई इंडेक्स फंड भी हो सकता है, मतलब कोई फंड है जो डिबेंचर्स, अलग अलग कंपनियों के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो सिक्योरिटीज एक्सचेंज पे अगर लिस्टेड है, सेबी पे, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो वो एक डेरिवेटिव है। डिबेंचर इन इटसेल्फ को डेरिवेटिव थोड़ा ना। ठीक है जी, मैं बात समझ आती है। बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव में एक और बात है कि जो ऑप्शन है वो टाइम की वैल्यू को क्या फर्क, टाइम की वैल्यू से फर्क पड़ता है ऑप्शन की वैल्यू में। टाइम कम है, टाइम ज्यादा है, ऑप्शन प्रीमियम्स जो है, तो उसको बोलते हैं टाइम को हम थीटा, वो डिनोट करते हैं थीटा से। आंसर है इसका थीटा। कंपनीज एक्ट पे आते हैं। काफी क्वेश्चन कंपनीज एक्ट से है, और काफी इजी क्वेश्चन कंपनीज एक्ट से है। पढ़ते हैं क्या। आपको ये क्वेश्चन, आपने कोई भी टेस्ट सीरीज, मेरी टेस्ट सीरीज ली होगी या कोई भी टेस्ट सीरीज ली होगी, सब में मिलोगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इजी आया इस बार ना, इजी है। आपको थोड़ा थोड़ा इंटेंट भी अगर समझ में आता है तो भी आप ये अटेम्प्ट कर लोगे। कोरम ऑफ मीटिंग, मिनिमम पीपल रिक्वायर्ड टू कन्वीन अ मीटिंग के ऊपर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो उन्होंने बोला 1/3 और 2 विच एवर इज हायर। इसमें आंसर आपको मार्क करना था 1/3 एंड 2। बाकी सारी की स्टेटमेंट क्वेश्चन में लिखी हुई थी। 23rd क्वेश्चन आया ऑडिट एंड ऑडिटर्स के ऊपर, अपॉइंटमेंट के ऊपर। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 139। अब उन्होंने बोला सीएजी कौन से सेक्शन के अंदर अपॉइंट करता है ऑडिटर को। इसमें बड़े सारे सेक्शन दे रखे थे, अगर ये 139 के अंदर सब सेक्शन दे देता तो दिक्कत हो जाती, बट एक 139 सेक्शन था और बाकी सारे दूर दूर सेक्शन दे रखे थे। जिसने चैप्टर नंबर के साथ सेक्शन को रिलेट कर रखा है उसने ऐसे मार्क कर दिया होगा 139। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इजी क्वेश्चन है, 139 लोग फटाफट मार्क करके आए। ठीक है, एक आया क्वेश्चन पनिशमेंट के ऊपर। स्टार्टिंग सेक्शन है, सेक्शन 26, जो आपको मैटर स्टेट करने होते हैं प्रोस्पेक्टस के अंदर। अब उसके अंदर पनिशमेंट क्या थी? 50,000 टू 3 लाख रुपीस। इजी क्वेश्चन, स्टार्टिंग का है तो बच्चों पढ़ के गए होते हैं ना, प्रोस्पेक्टस फर्स्ट चैप्टर है कंपनी एक्ट का, तो सारे पढ़ के जाते हैं। तो 50,000 टू 3 लाख तक का इसका पनिशमेंट है। ठीक है, 25th क्वेश्चन आया, प्रोस्पेक्टस के अंदर अगर आप वेरिएशन करना चाहते हो,
आपने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, अब आप प्रोस्पेक्टस में कुछ चेंज करना चाहते हो, मतलब आप लोगों से पैसा मंगवा रहे हो, आपने कोई डॉक्यूमेंट दे दिया, अब उसमें कुछ चेंज करना है, कुछ गलत हो सकता है ना। तो इस केस के अंदर जब भी वेरिएशन होगा तो ये स्पेशल नेचर का बिजनेस है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन, इसलिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए इसके अंदर। ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के ऊपर दो क्वेश्चन आया है। पहला क्वेश्चन आया कि आपका पैसा क्या कहते हैं, अगर पे ऑफ नहीं हुआ, आपने डिविडेंड डिक्लेयर किए और कोई लेने वाला नहीं है डिविडेंड, जो पार्टी थी वो है नहीं, किसी ने क्लेम नहीं किया, तो उसको हम कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, अनपेड डिविडेंड अकाउंट इसका आंसर था। और एक और क्वेश्चन आया इसके ऊपर कि अगर डिविडेंड की पेमेंट कब तक हो जानी चाहिए, डिविडेंड की पेमेंट कब तक हो जानी चाहिए, और अगर पेमेंट नहीं हुई तो कितने दिन के अंदर अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर चले जाना चाहिए पैसा। इसमें दोनों लिखना था, एक तो 30 डेज तक आपकी पेमेंट हो जानी चाहिए डिविडेंड की, जैसे डिक्लेयर किया 30 डेज के अंदर पेमेंट कर दो। अगर 30 डेज में पेमेंट नहीं करी तो 30 डेज का पीरियड खत्म होते ही उसके नेक्स्ट 7 डेज के अंदर उस पैसे को अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो इसमें दो आपके फिल इन द ब्लैंक्स थे, 30 और 7 मार्क करना था, इजी क्वेश्चन, सारे पढ़ के जाते हैं, 5 ही सेक्शन है चैप्टर के अंदर ना डिविडेंड वाले में। ओके। 28 एनसीएलटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है इसके ऊपर भी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनसीएलटी का क्वेश्चन है कि ये पूरे के पूरे आपको लाइन दे दी गई, द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन शैल कॉन्स्टिट्यूट विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज मे बी स्पेसिफाइड देयरइन अ ट्रिब्यूनल, एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, एक कोर्ट बनाया जाएगा। कंपनी एक्ट के अंदर जो ट्रिब्यूनल बना है उसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ये क्वेश्चन था, ये ब्लैंक था, तो उसको बोलते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी, इजी क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आया था इसके ऊपर एनसीएलटी के ऊपर, इसमें बोला था जो प्रेसिडेंट है और जुडिशियल मेंबर है उसको कौन अपॉइंट करता है, किसकी कंसल्टेशन से अपॉइंट कराता है, तो वो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, प्रेसिडेंट ऑफ ट्रिब्यूनल और उसके जुडिशियल मेंबर। अगर किसी और को सिलेक्ट करना है और मेंबर्स को अगर सिलेक्ट करना है तो वो सिलेक्शन कमेटी करती है, तो इसके अंदर आपका आंसर था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके। एक क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन था, कोई प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन थी, मेरे को किसी स्टूडेंट ने बड़ा ही मतलब क्या मतलब जोर देके बोला कि क्वेश्चन यही था। क्वेश्चन के अंदर क्या था कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपकी आ जानी चाहिए, अगर नहीं आती 90% की मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आती तो आपको पैसा वापस रिटर्न करना पड़ता है, एज पर विच ब्लैंक दे रखा था। और नीचे दे रखे थे ऑप्शन डीम्ड प्रोस्पेक्टस, अब्रिज प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, सिंपल प्रोस्पेक्टस, ऐसे ऐसे आपको दे रखे थे। तो उसके अंदर जो ऑप्शन करेक्ट मेरे को लग रहा है वो है सिर्फ प्रोस्पेक्टस। हर एक प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट है कि आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जानी चाहिए, इसका आंसर है सिर्फ प्रोस्पेक्टस। ओके, ठीक है। अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, आपका डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, तो वो हमेशा जनरल मीटिंग में होता है, कुछ एक्सेप्शंस हैं बट जनरली जनरल मीटिंग में ही होगा, अप्रूवल लिया जाएगा, तो इसका आंसर है जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग। ओके, 152 सेक्शन जनरल मीटिंग। ओहो, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आगे, विनीत सर से मैंने थोड़ी सी बात कर ली है, उन्होंने मेरे को बोला कि दो क्वेश्चन तो बहुत ही इजी आए हैं, एक लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर, मेरे को कुछ नहीं आता इकोनॉमिक्स का, जज मत करना। क्वांटिटी डिमांडेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, इजी क्वेश्चन आया। एक आपका इजी क्वेश्चन आया मल्टीप्लायर का फॉर्मूला, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी, ये फॉर्मूला है, बट मेरे को विनीत सर कह रहे थे कि ये फॉर्मूला चेंज भी हो सकता है अगर गवर्नमेंट प्रेजेंट है, मतलब फिर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एमपीसी, और इसको हम नेट ऑफ टैक्स कर देंगे, टैक्स से कम कर देंगे अगर गवर्नमेंट प्रेजेंट है तो। ये मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है, ये भी कह रहे हैं इजी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स अवेयरनेस से कि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व के अंदर क्या क्या नहीं आता, क्या नहीं आता, ये क्वेश्चन था। तो फॉरेन करेंसी एसेट्स आते हैं, गोल्ड रिजर्व आता है, एसडीआर आते हैं, रिजर्व पोजीशन विद आईएमएफ आता है, उसमें डायमंड्स दे रखा था, तो आपका डायमंड्स नहीं आता फॉरेक्स रिजर्व के अंदर। ये इकोनॉमिक्स अवेयरनेस का क्वेश्चन है। इसके लेक्चर्स, इकोनॉमिक्स अवेयरनेस के लेक्चर विनीत सर यूट्यूब पर ट्राई करेंगे अभी लेने का, हम स्टार्ट करेंगे, जैसे फाइनेंशियल अवेयरनेस की सीरीज स्टार्ट करिए वैसे इकोनॉमिक्स अवेयरनेस की भी सीरीज स्टार्ट होगी। ओके, एक किनीजियन इकोनॉमिक्स के ऊपर था, काइंस के ऊपर। अब इन्होंने क्या बोला, मैंने भी विनीत सर से पूछा,
अब वो कहते हैं कि एक क्लासिकल आपकी थ्योरी है, एक कीन्स की थ्योरी है, तो उसके अंदर ये डिमांड रिलेटेड है, वो सप्लाई रिलेटेड है। तो लैक ऑफ डिमांड अगर होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा रहेगी, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो इसमें आंसर लैक ऑफ डिमांड बच्चे बोल रहे हैं। आप अपना मतलब इनपुट इसके अंदर देना, इसके अंदर मैं श्योर नहीं हूँ, विनीत सर होता तो वो बता देते। तो उसमें लैक ऑफ डिमांड की बात ज्यादा समझ में आ रही है। ठीक है जी, ओके। अब बात आती है पेंशन सेक्टर की। पेंशन सेक्टर के टोटल 4 पेपर हो चुके हैं। पेंशन सेक्टर के ऊपर जो क्वेश्चन आए हैं, एनपीएस के 2 पेपर और पीएफआरडी के 2 पेपर। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन इस बार पेंशन सेक्टर के पूछे गए हैं। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछे गए, दिल ही टूट गया मेरा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं। अटल पेंशन योजना के कस्टोडियन चार्जेस के बारे में पूछ लिया गया कि कितने चार्ज करते हैं, 0.0032%। तो ये जो छोड़कर आए आप दिल में अपना दुखाइएगा, क्योंकि बड़े सारे बच्चे छोड़कर आए, किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया। मेरे को फोन उठाते ही बोले कि सर आपने पढ़ा है नहीं है, नहीं पढ़ा यार, इतना कैसे अंडर डीप में बंदा पढ़ा है, एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि आएगा। ठीक है, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, डिजिटल जीवन प्रमाण का ये पोर्टल है, ये किसने लॉन्च किया था? जो भी करंट अफेयर फॉलो कर रहा है उसके लिए इजी, मेती ने फॉलो किया, मेती ने इनॉग्रेट किया, लॉन्च किया, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, समझ में आता है। ये वाला क्वेश्चन आपको हमारे नोट से मिला है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन कितना है एनपीएस में? 14%। ये पहले 10% हुआ करता था, मेरे नोट्स में 10% के ऊपर काटा लगा है और 14 पे मैंने ओके करा हुआ है। बात समझ में आती है? इजी क्वेश्चन। एक ऑम्बुड्समैन स्कीम के ऊपर क्वेश्चन आया, ये एफएक्यूज के अंदर क्वेश्चन उठा के दे दिया इन्होंने और बोला कि ऑम्बुड्समैन कितने अमाउंट तक का कॉम्पनसेशन दे सकते हैं अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज आती है, विदाउट कंसल्टिंग पीएफआरडी। पीएफआरडी से कॉन्फर्मेशन नहीं लेना, ऑम्बुड्समैन अपनी कैपेसिटी में 10 लाख का कॉम्पनसेशन अवार्ड कर सकता है। परफेक्ट। एक क्वेश्चन आया ईपीएफ एक्ट के अंदर, इजी क्वेश्चन आया, 58 ईयर्स। अभी रिसेंट में मैंने कोई लेक्चर लिया था, उसमें भी मैंने बोला था कि जो इंडिया के अंदर रिटायरमेंट किया जाए वो 58 ईयर्स, मतलब 60 थी, बट ईपीएफ के अंदर उसको 58 में पेंशन स्टार्ट करने की बात लिखी हुई है। जिसने भी ईपीएफ के नोट्स पढ़े हैं उसके लिए इजी क्वेश्चन है, 58 ईयर से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, 41 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आई टेक प्राइड की मैंने आपको ये सेक्शन रटवाया, क्योंकि सेक्शन पूछ रहे थे काफी सारे। मेरे नोट्स के अंदर एक लेक्चर स्पेसिफिकली इनकम टैक्स की डिडक्शन के ऊपर था, जिसके अंदर 80 सीसीडी को पढ़ाया गया था। तो काफी सारे बच्चे इसको अटेम्प्ट कर आए। इनकम टैक्स के अंदर कहाँ पे एनपीएस और एपीवाई में डिडक्शन मिलती है, कौन सा सेक्शन नंबर है पूछा गया था। तो 80 सीसीडी नोट से डायरेक्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया, किसी को कुछ नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता क्या क्वेश्चन है, ईपीएस के 1995 का पेंशन के रूल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया। उसके रूल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया, क्या रूल है, रूल नंबर दे दिए गए 7, 8, 9, 10। मेरे को नहीं पता क्या क्वेश्चन है, कोई आता तो मेरे को वैसे भी नहीं पता होता कि क्या आंसर है इसका। इसका क्वेश्चन की आप क्लैरिटी दो कि क्या क्वेश्चन है, हम इसको अपडेट करेंगे। ठीक है जी, लास्ट पोर्शन आ गया हमारा मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट का इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है इस बार। तो मैनेजमेंट एंड इट्स प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन आया। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या फॉर्मुलेट करते हैं? तो उसके अंदर बड़ी सारी स्ट्रैटेजीज दे रखी थी, बिजनेस स्ट्रैटेजी, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजी। तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट हमेशा कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बनाती है। बात समझ में आती है? ठीक है, मैनेजमेंट एंड इट्स प्रोसेस से एक और आया, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। तो प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, थिंकिंग, जजमेंट इन्वॉल्व करते हैं, बड़ी सारी चीजें दे रखी थी। तो कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का? प्लानिंग फंक्शन है। इजी क्वेश्चन, प्लानिंग फंक्शन है ये। एक आया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में फंक्शंस ऑफ एचआरडी। कोई अगर इंडिविजुअल अपने करियर के बारे में सोच रहा है तो उसको हम बोलते हैं करियर डेवलपमेंट के बारे में वो अपने सोच रहा है, करियर डेवलपमेंट, करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ये भी इजी क्वेश्चन था, जो भी कॉन्टेक्स्ट बना रखा था उसमें पता चला था कि आप करियर प्लानिंग एंड करियर डेवलपमेंट के ऊपर आपको टिक करके आना है। ठीक है, लीडरशिप के ऊपर टाइप्स ऑफ लीडरशिप का क्वेश्चन आया। पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप के ऊपर क्वेश्चन था, जिसके अंदर वो अपनी एक्सटेंडेड फैमिली, कीवर्ड जो यूज किया गया था क्वेश्चन में वो था एक्सटेंडेड फैमिली। तो पैटर्नलिस्टिक लीडर के अंदर वो अपनी फैमिली को एक्सटेंडेड फैमिली मान के चलता है कि जो भी उसके एम्प्लॉयज है वो उसकी फैमिली का पार्टी है। ठीक है, कम्युनिकेशन के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आया। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो और डायरेक्शन उसके ऊपर क्वेश्चन आया। तो उसमें सुपीरियर सबऑर्डिनेट के ऊपर बात कर रखी थी, तो इसका आंसर वर्टिकल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन। एक क्वेश्चन आया रोल्स ऑफ मैनेजर के ऊपर। तो इसके अंदर रोल्स ऑफ मैनेजर के ऊपर
हेनरी मिन्सबर्ग ने एक्सप्लेन कर रखा है, कुछ डिवाइड कर रखा है इसको ना, इंटरपर्सनल रोल, डिसीजनल रोल, वो सारी की सारी 3 बातों में डिवाइड कर रखा है। तो इसके अंदर कुछ बात की गई थी कि लीडरशिप रोल है, फिगर हेड का कुछ रोल है कि वो क्या कहते हैं, लोगों को कैसे उसको अपना पोर्ट्रे करना है अपने आप को, और कैसे उसको रिलेशंस मेंटेन करके चलना है अपने एम्प्लॉयज के साथ। तो समझ में आ रहा था कि इंटरपर्सनल रोल के बारे में डिस्कशन चल रही है, ठीक है। लिएजन का रोल करता है, तो ये सारी की सारी चीजें बता रहे थे कि इंटरपर्सनल रोल आना चाहिए इसका आंसर। एक क्वेश्चन था मोटिवेशन थ्योरी के ऊपर, कॉम्पिटेंसी थ्योरी के ऊपर। वो कह रहे थे कि भाई कोई कॉम्पिटेंसी अपनी शो करने का तरीका उसको मिलता है तो वो मोटिवेटेड फील करता है, अपने स्किल्स को दिखाने का उसको, मतलब अगर मौका मिलता है कॉम्पिटेंसी दिखाने का मौका मिलता है तो उसको हम कॉम्पिटेंसी मोटिवेशन थ्योरी के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन आपका रह गया है, एक क्वेश्चन आप अगर ध्यान में आता तो प्लीज बताना। ये पूरी की पूरी फाइल को मैं पिन कर रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, इसको अपडेट करते रहेंगे कीवर्ड्स के हिसाब से, और ये फाइल आपको मैं 1-2 दिन में टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।